मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर नंबर 36 करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पढ़ दी थी, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जी सापेक्ष वेग का। सापेक्ष वेग मतलब सापेक्ष गति हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ ये वी ए बी है, या मैं बोल देता हूँ ये बी वी ए है, ठीक है। तो सापेक्ष वेग में क्या आएगा? वी ए बी क्या है? वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष, वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष। और ये क्या है जी? वस्तु बी का वेग ए के सापेक्ष। ये वस्तु बी का वेग है जी ए के सापेक्ष, ठीक है। तो आगे हम इसमें नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। बी ए बी और बी बी ए ये कैसे लेते हैं, ये देखिए आप। वी ए बी होता है जी वी ए माइनस बी बी, ठीक है। और वी बी ए क्या होता है? वो होता है जी बी माइनस ए, ठीक है। ए बी ए माइनस बी, बी ए होता है बी माइनस ए। समझ गए? दोनों वस्तुओं का वेग आ गया। अब बात क्या है? अब बात यह है जी कि अगर हम ए बी और बी ए दोनों को कंसीडर करते हैं तो देखिए सिचुएशन क्या होती है। इनका परिमाण कैसे निकलता है? अगर आपको परिमाण निकालना पड़ जाए, ए बी और बी ए दोनों का परिमाण बराबर होगा। दोनों ए बी और बी ए दोनों का क्या है? परिमाण बराबर है, दिशा ही तो विपरीत है। दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। तो परिमाण निकलता कैसे है? परिमाण ऐसे निकलता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये ए बी या बी ए का वेग का परिमाण है। समझ गए जी? अब बात क्या आगे? अगली बात समझना कि दोनों दिशा पर बड़े निर्भर करते हैं। मैं कहूँ कि दोनों वस्तु एक ही दिशा में जा रही है, मैं कहूँ थीटा 0 डिग्री है, ये एक केस बन सकता है। मैं दूसरा केस बना सकता हूँ दोनों वस्तु विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, यानी थीटा 180 डिग्री है। एक ये केस बना सकते हैं। और एक केस ये बना सकते हैं कि जी हम दोनों वस्तु एक दूसरे के लंबवत जा रही है, दोनों वस्तु एक दूसरे के लंबवत जा रही है। थीटा कितना है जी? 90 डिग्री है। ये 3 केस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री में क्या मिलेगा जी? थीटा 0 में मिलेगा जी ए बी और बी ए दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है। तो ये क्या मिलेगा फार्मूला? ये मिलेगा, देखो, वी ए का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी ए बी। थीटा 0 डिग्री है, यानी कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1, यानी यहाँ पे आप 1 लगा सकते हो। तो ये क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर रूट है, यानी ये बन जाएगा। यानी जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष वेग निकालते टाइम हम उनके वेग को माइनस करते हैं। अगर विपरीत दिशा में चल रही हो, जैसे कोस 180 डिग्री है, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी जी? कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है जी। तो अगर आप यहाँ से बात करते हो ए बी की या बी ए की, तो फार्मूला क्या आएगा जी? तो यहाँ फार्मूला ये आएगा जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कोस 180, कोस 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मिलेगा जी ए प्लस बी के परिमाण का होल स्क्वायर और ऊपर क्या है? रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी? ये आ जाएगा जी वी ए प्लस वी बी, दोनों के परिमाण को हम जोड़ देंगे जी। जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा कितना है जी? 90 डिग्री। और कोस 90 क्या होता है जी?
कोस 90 जीरो होता है जी। तो वी ए बी की बात करो या फिर बी ए की बात करो, दोनों के परिमाण आपको पता ही है जी, बराबर ही हैं, परिमाण में बराबर हैं दोनों। तो फार्मूला क्या मिलेगा? फार्मूला मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 बी कोस 90, और कोस 90 क्या होता है? जीरो, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट अंडर। समझ गए बात? एक बात कॉमन हमें समझ में आ गई है कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हो तो उनके वेग माइनस करने होते हैं। एक ही दिशा में चल रही हो तो उनके वेग माइनस करने हैं। विपरीत दिशा में वस्तु आ रही हो तो उनके वेग जोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो विपरीत दिशा में आती हुई दो गाड़ियाँ विपरीत दिशा में आ रही है तो उनमें एक्सीडेंट ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर होती है। और वही एक ही दिशा में जा रही हो तो उतना एक्सीडेंट खतरनाक है नहीं होता है, क्योंकि उनके वेग माइनस हो जाते हैं जी। ठीक है। और जब एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा जीरो, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम परिमाण निकाल लेंगे। तो मैं इसको समझाता हूँ, देखिए आप आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, आप जब भी सापेक्ष वेग निकालो आप हमेशा दिशा का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि जब दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों बहुत अलग अलग कंडीशन हैं। दोनों कंडीशन में आप फार्मूला एक नहीं लगा सकते, दोनों कंडीशन में फार्मूले अलग अलग लगेंगे दोनों में। ठीक है जी। तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पर हम जा रहे हैं। अगला पॉइंट है ये सापेक्ष वेग के ऊपर हम कोई क्वेश्चन कर ले लेते हैं। देखो, जैसे मैं कहूँ कि एक ट्रेन जा रही है जी, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। उसके ऊपर एक आदमी है, वो आदमी उसके ऊपर है, ए आदमी का नाम ए है। ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन की स्पीड vt है और आदमी की स्पीड va है। क्या समझना जी ध्यान से, एक ये सिचुएशन होती है और एक मैं बोलूँ ये सिचुएशन लेता हूँ। देखो, एक ट्रेन यहाँ पर भी है, ठीक है, इस तरह से। एक ट्रेन यहाँ पर भी है, ठीक है। उसका आगे की तरफ वेग बोलें vt वेग है जी उसका। उसके ऊपर एक आदमी है, वो उसका आदमी का वेग इधर है जी, इस बार va वेग है, ठीक है। आदमी इधर जा रहा है इस बार। तो दोनों स्थिति में हम आदमी का वेग निकालने जा रहे हैं ट्रेन के सापेक्ष। तो आप क्या लिखेंगे? आदमी ए का वेग ट्रेन रेलगाड़ी के सापेक्ष, रेलगाड़ी के सापेक्ष कैसे निकालोगे बताओ? या फिर मैं ऐसा बोलूँ, ऐसी स्थिति भी लेता हूँ। देखो, यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का वेग आगे है और इस बार आदमी है वो इधर जा रहा है जी। ट्रेन से नीचे है वो, ट्रेन के ऊपर नहीं है। आदमी अलग है, ट्रेन अलग है। और एक स्थिति ये देखिए, इसमें ट्रेन का वेग आगे की तरफ है vt, और इस बार जो आदमी है वो ट्रेन की तरफ भाग के आ रहा है और उसका वेग है जी va। आदमी है वो ट्रेन की तरफ भाग के आ रहा है। तो देखिए बात क्या है, आदमी ए का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष, आदमी ए का वेग निकालेंगे आप रेलगाड़ी के सापेक्ष, दोनों स्थितियों में निकालना है। ये स्थिति 1 है और ये स्थिति 2 है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आदमी ए का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष VAT। यहाँ पे भी हम निकालेंगे VAT,
VAT, आदमी ए का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष। ये तो आपने अभी भी पढ़ा ही था जी कि जब दो वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके वेग को क्या कर देते हैं जी, उनके वेग को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। VT माइनस VA लिखो या VA माइनस VT लिख दो, ज़्यादा सही है, VA माइनस VT, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, VA प्लस VT, VA प्लस VT कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है जी, आदमी ए का वेग निकालना है रेलगाड़ी के सापेक्ष। अब यहाँ पर रेलगाड़ी अलग थी, आदमी अलग था। अब यहाँ पर आदमी रेलगाड़ी के ऊपर है, यानी आदमी की गति रेलगाड़ी की गति से प्रभावित होगी। रेलगाड़ी अपनी चाल बदलेगी तो आदमी की गति भी बदली जाएगी। तो हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं VAT कैसे निकालोगे और यहाँ पर VAT कैसे निकालोगे। देखो एक ही दिशा में है तो यहाँ जुड़ेगा जी, आप कहोगे माइनस होना चाहिए था, नहीं माइनस नहीं होगा, जुड़ेगा। ये सारे परिमाण में लेने हैं क्योंकि फार्मूला तो हमने लगा ही चुके हैं, हम तो मान ही रखने होते हैं। यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ माइनस करेंगे जी VA माइनस VT। आप कहोगे ये क्या कंडीशन है, यही तो कंडीशन है। देखो दोनों एक दिशा में थे तो जुड़े, यहाँ एक दिशा में थे तो माइनस हुए, विपरीत दिशा में थे तो घट गए, विपरीत दिशा में थे तो जुड़ गए। ये ध्यान रखना है। कैसे, जब किसी एक वस्तु की गति दूसरे वस्तु की गति से प्रभावित होती है, किसी एक वस्तु की गति दूसरे वस्तु की गति से प्रभावित होती है तो सेम दिशा में जुड़ता है और विपरीत दिशा में घटता है। और जब किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु आदमी की गति दूसरी वस्तु से प्रभावित ना हो, रेलगाड़ी की चाल से आदमी की चाल पर थोड़ी प्रभाव पड़ेगा, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में सेम दिशा में माइनस करते हैं और विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। जैसे इसका उदाहरण बताऊं, इसका उदाहरण कैसे, क्रिकेटर में जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है, भाग के बॉल क्यों फेंकता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। अपनी स्पीड जैसे शोएब अख्तर भागता था इतनी दूर से, वो अपनी स्पीड कर लेता था 40 और फिर 100 से बॉल फेंकता था तो बॉल 40 प्लस 100 140 से आगे जाती थी, समझ गए। और अगर वो भाग के बॉल पीछे फेंक देगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी। बात समझ गए। इसीलिए जो बॉलर है वो इतनी दूर से भाग के आते हैं ताकि वो जो स्पीड और ज़्यादा दे सके वो बॉल को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जी। अब इसमें हम और आगे अच्छे केस ले लेते हैं, इसमें और भी अच्छे केस बन जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अब अभी तक एक ही आदमी ले रहे हैं हम, वो आदमी रेलगाड़ी के ऊपर चल रहा है जी, ठीक है। अब मैं आदमी B C D इस तरह से और आदमी ले सकता हूँ। कैसे लूँ, देखो आदमी B लेता हूँ, आदमी B मान लेता हूँ मैं यहाँ पर है, ये आदमी B है, ये आदमी C है और एक आदमी को मैं और ले लेता हूँ जी, ये आदमी D आदमी है, ठीक है। आदमी B C D तीन आदमी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये आदमी इधर ही जा रहा है रेलगाड़ी की दिशा में, B का वेग, ये आदमी इधर जा रहा है रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, C का वेग, और D विराम अवस्था में रुका हुआ है। D बोला मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बहुत भाग लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक ही काम करना है जी, वही जो थोड़ी देर हम पहले कर रहे थे, सापेक्ष वेग। जैसे मैं सबसे पहले बोलूं आदमी A का वेग B के सापेक्ष, आदमी A का वेग निकालना है किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष। सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन लेनी है, आदमी A का वेग B के सापेक्ष, ठीक है। फिर मैं निकाल रहा हूँ आदमी A का वेग C के सापेक्ष, A का वेग C के सापेक्ष, आदमी A का वेग D के सापेक्ष,
ए का वेग डी के सापेक्ष, ए डी ए सी ए बी, ये सारे काम करने हैं जी हमें, ठीक है। ए का वेग निकालना है हर जगह है, पहले बी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष। तो करो जी। तो आदमी पहले ए को, ए का धरातल के सापेक्ष वेग निकालो सबसे पहले। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या निकालो, आदमी ए का वेग धरातल के सापेक्ष, आदमी ए का वेग धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष निकालना हूं तो देखो क्या निकलेगा। आदमी ए को आप देखोगे भाई वो रेलगाड़ी भी आगे जा रही है, ट्रेन भी आगे जा रही है, तो उसका वेग क्या होगा आदमी ए का, वी ए प्लस वी टी, वही आदमी ए का वेग, ठीक है। भाई धरातल के सापेक्ष आप देखेंगे तो क्या होगा, वी ए प्लस वी टी, ठीक है। भाई धरातल में आप देखेंगे तो दोनों एक ही दिशा में हमें भागते हुए दिखेंगे। आदमी ए का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष देखेंगे तो रेलगाड़ी में तो वो वी ए चाल से चल रहा है, लेकिन धरातल के सापेक्ष देखेंगे तो वो वी ए प्लस वी टी से चल रहा है। आदमी ए का वेग आ गया जी धरातल के सापेक्ष, ठीक है। अब बात की, अब आदमी ए का वेग बी के सापेक्ष निकालना है। भाई वी ए प्लस वी टी तो रहेगा ही रहेगा, वी ए प्लस वी टी तो सब में रहेगा। अब नया वेग आया जी बी बी, यहाँ पर नया वेग आया जी बी सी, और यहाँ पर नया वेग आया जी वी डी। वी डी तो है ही नहीं, जीरो ही है, तो जीरो ले सकते हो क्योंकि इसका वेग थोड़ी है। डी का वेग कितना है, जीरो, विराम अवस्था में है। तो अब कौन सा जुड़ेगा कौन सा, वो तो आपको सामने दिख रहा है जी। भाई आदमी ए को मैंने धरातल के सापेक्ष ले आया तो आदमी ऐसे दिखेगा, ये देखो, ये आदमी ऐसे दिखेगा। भाई आदमी जो ए था वो आगे जा रहा है, किस स्पीड से, वी ए प्लस वी टी से आगे जा रहा है, वी ए प्लस वी टी से आगे जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों देखो, ये वी ए प्लस वी टी से आगे जा रहा है, ठीक है। अब बात क्या है, अब देखो जी बी का वेग है और वी ए प्लस वी टी दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में हैं। ए का वेग बी के सापेक्ष एक ही दिशा में, क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, क्या करना पड़ेगा, प्लस। और ये तो रुका हुआ ही है तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आएगा प्लस माइनस का, ठीक है जी। इनके कोई मान दिए जा सकते थे, मान दे दिया जाता तो हम वैल्यू पुट कर देते। कैसे, जैसे मान लेते हैं आदमी ऊपर चल रहा है जी 5 मीटर पर सेकंड से, ये ट्रेन आगे जा रही है जी 40 से, ठीक है। बी आगे जा रहा है 10 से, सी जा रहा है 8 से, सब मीटर पर सेकंड में है। तो आप इनके मान रख सकते हो जी। यहाँ पर वी ए क्या है, सबसे पहली बात ये वी ए है क्या, ये समझना जी ध्यान से। वी ए क्या है, आदमी ए का वेग धरातल के सापेक्ष नहीं, रेलगाड़ी के सापेक्ष, रेलगाड़ी के सापेक्ष है ये आदमी ए का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष, समझ गए जी। तो अगर मान दिए जाते तो हम मान रख देते जी, वी ए प्लस वी टी, वी ए प्लस वी टी कितना आएगा जी, वी ए प्लस वी टी 5 + 40 कितना आएगा, 45 मीटर पर सेकंड आएगा जी, आदमी ए का वेग धरातल के सापेक्ष। तो वी ए प्लस वी टी कितना है जी, 45 है, वी ए प्लस वी टी कितना है जी, 45 है, वी ए प्लस वी टी कितना है जी, 45 है। इसमें तो जीरो का कोई प्रभाव ही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या है जी, ऊपर वाले में बी का वेग कितना है जी, 10, सी का वेग 8, तो ये उत्तर तो आया जी 35 मीटर पर सेकेंड, और ये आया जी 8 और 5 13, 53 मीटर पर सेकेंड, और ये भी आया जी 45 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गया। तो ये कंडीशन है जी, ठीक है। हम इस तरह से किसी का सापेक्ष वेग निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सापेक्ष के और काफ़ी क्वेश्चन हैं उन पे काम करते हैं। देखो
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अब हमें सापेक्ष वेग आगे निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो आदमी का वेग निकाल लिया जी आपने, ए का बी के सापेक्ष निकाल लिया, बी का सी के सापेक्ष निकाल लिया। सारी की सारी कंडीशन है वो सब दिशा पर निर्भर है, यानी अगर आपको दिशा निकालने आ गई तो आप क्वेश्चन कर देंगे जी। दिशा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात समझिए। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है कि अब हमें क्वेश्चन इस तरह से करने जा रहे हैं कि एक यहाँ पर एक, मैं कहूँ एक चोर की गाड़ी आगे जा रही है जी। ठीक है, एक चोर है, वो सोना चुरा के भाग रहा है और वो गाड़ी को ले जा रहा है जी फुल स्पीड से, 90 किलोमीटर पर हावर, फुल रेस दे रखा है उसने। ठीक है, उसके पीछे एक पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी लगा रखी है। ठीक है, पुलिस वाली गाड़ी, पुलिस वीपी लिखते हैं, चोर वीटी, टी फॉर थेफ्ट। ठीक है, पुलिस की गाड़ी का वेग मैं बोलूँ, पुलिस की गाड़ी का वेग थोड़ा कम है, पुलिस वाले के पास छोटी गाड़ी ले रखी है उसने, उसका वेग है जी 54 किलोमीटर पर हावर। क्या पुलिस वाला पकड़ लेगा? नहीं, चोर वाले को पकड़ नहीं पाएगा। अब पुलिस वाले ने क्या दिमाग लगाया, पुलिस की गाड़ी ने क्या किया है, पुलिस वाले ने एक यहाँ से बंदूक निकाली है ऐसे, उसके पास बंदूक है, बंदूक से वो गोली मारेगा इसको। अब गोली का वेग कितना है ये देखिए, गोली का वेग दिया हुआ है आपको, बुलेट का वेग, बुलेट का वेग आपको दिया जी 100 मीटर पर सेकेंड। किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? ध्यान रखना, गाड़ी के सापेक्ष है ये। जो बुलेट का वेग है ना जी, वो गाड़ी के सापेक्ष है। तो देखिए बात क्या बनी, गोली का वेग पुलिस गाड़ी का वेग पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। गोली का वेग पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष ये है जी, कितना है जी ये 100 मीटर पर सेकेंड है। बाकी दोनों का, चोर की गाड़ी का 90, पुलिस की गाड़ी का 54, वो किलोमीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में। हमें निकालना क्या है, आपको निकालना है जी गोली किस चाल से चोर की गाड़ी को जाके टकराएगी। गोली लिखो, गोली किस चाल से चोर की गाड़ी को जाकर टकराएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो जी, सबसे पहले ये देखो, गोली है वो धरातल के सापेक्ष किस चाल से चले, गोली का वेग धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष, गोली का वेग हमें धरातल के सापेक्ष लेना है। कैसे लोगे बताओ? गोली का वेग ले रहा हूं धरातल के सापेक्ष, तो दोनों जुड़ेंगे जी। तो एक तो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलो, 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 54 5/18, 18 दूना 36, 18 3 54, तो कितना आएगा जी 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। गोली का वेग धरातल के सापेक्ष कितना आया जी, एक तो आ गया जी 15 मीटर पर सेकेंड, तो आ गया पुलिस का, और 115 मीटर पर सेकेंड आ गया जी। यानी 115 मीटर पर सेकेंड से गोली आगे चल रही है। भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, गोली का वेग पुलिस की गाड़ी पर निर्भर कर रहा था, इसलिए दोनों एक ही दिशा पर थे, इसलिए जोड़े हैं मैंने, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे थे इसलिए जोड़े हैं। अब आप चित्र दोबारा बना लो। गोली चल के किस स्पीड से आ रही है, गोली चढ़ के आ रही है जी 115 मीटर पर सेकेंड से, ये गोली चल रही है जी, गोली है वो 115 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। आगे चोर की गाड़ी है, ठीक है, डबल टायर वाली है, अच्छी तगड़ी गाड़ी ले रखी है चोर ने, ठीक है, वो आगे किस स्पीड से जा रही है 90, 90 को बदल लो जी 5/18, 18 पंजे 90, कितना मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से। चोर आगे 25 से जा रहा है, गोली पीछे 115 से चल रही है, तो गोली जाकर टकराएगी
गोली का वेग जो चोर की गाड़ी को लगेगा, चोर की गाड़ी को लगेगा, गोली का वेग जो चोर की गाड़ी को लगेगा, कौन सा जी? 115 मीटर पर सेकंड से गोली चल रही है, 25 से कार आगे चल रही है, दोनों एक ही दिशा में है, माइनस करने हैं जी। तो उत्तर आ जाएगा जी 90 मीटर पर सेकंड से गोली है वो 90 मीटर पर सेकंड से जाके टकरा जाएगी। ठीक है, अगली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सापेक्ष वेग में इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हैं। ठीक है, दो ग्राफ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो जैसे ग्राफ से मैं बोलूँ विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ हमें इसे दे दे ऐसे दे दे, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, ए और बी दो वस्तु है, तो मैं क्या बोलूँगा, देखिए ए का वेग, ए में क्या है, स्लोप ज़्यादा है, θ1 ले लेता हूँ, या बी में आप कोई कोण और कोई कोण ले सकते हैं, बी में θ2 ले सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, ए का वेग v है टेंजेंट θ1, बी का वेग टेंजेंट θ2, θ1 θ2 का कोई मान दिया जा सकता है। कौन सा थीटा ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा है, इस θ1 का मान ज़्यादा है जी, इसलिए आप बोल सकते हैं ये टेंजेंट θ1 इज ग्रेटर देन टेंजेंट θ2। टेंजेंट θ1 यानी ए का वेग ज़्यादा है जी, किसके वेग से, बी के वेग से। ठीक है, अब आपसे यहाँ से पूछ लेता जी सापेक्ष वेग बताओ, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो आप क्या लिखोगे, ए का वेग बी के सापेक्ष यानी वी ए बी, तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट θ1 माइनस टेंजेंट θ2, टेंजेंट θ1 माइनस टेंजेंट θ2 लिख देंगे, बिल्कुल। अगर ये देखो दोनों का, अगर मैं कहूँ कि ये वेग समय ग्राफ में ऐसा दे दिया जाए, अगर ऐसा आपको वेग समय ग्राफ में दे दे तो क्या करेंगे, देखो वेग समय ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ चल रहा है जी ऐसे, और दूसरा ग्राफ है जी वो यहाँ से यहाँ चल रहा है जी ऐसे, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है जी, इस ग्राफ को मैं नाम ए देता हूँ, इस ग्राफ को मैं नाम बी देता हूँ। आरंभिक वेग ए का कम है, आरंभिक वेग बी का ज़्यादा है, लेकिन त्वरण किसके पास ज़्यादा है, जो ग्राफ सीधा ऊपर जाए उसके पास कोण ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा है। ए का त्वरण है वो ज़्यादा है जी बी के त्वरण से। ठीक है, ए का त्वरण है वो ज़्यादा है क्योंकि ए के पास ढाल ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है। आरंभिक वेग, आरंभिक वेग किसका ज़्यादा था, बी का ज़्यादा था, आरंभिक वेग बी का ज़्यादा है जी, आरंभिक वेग बी का ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, एक ऐसा समय था जब दोनों के वेग बराबर थे जी, उस समय को आप ले सकते हो t1 समय, तो आप क्या बोलोगे, समय t1 पर, समय t1 पर दोनों के वेग बराबर हैं, समय t1 पर दोनों के वेग बराबर हैं, दोनों के वेग एक जैसे हैं जी इस t1 पर। t1 वो समय है जहाँ a का वेग और b का वेग दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए हो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात देखिए। अगला पॉइंट ये है जी कि हमें यहाँ पर जो सापेक्ष वेग निकालना है उसको दो और जगह भी हम पढ़ते हैं, सापेक्ष वेग को हम और भी जगह पढ़ते हैं जी। कहाँ पढ़ते हैं, देखो सापेक्ष वेग को हम पढ़ते हैं, एक तो बोलें तो
बारिश का गिरना, ये दो समस्या होती है, दो प्रॉब्लम होती है, रेन प्रॉब्लम बारिश गिरना और नदी का चलना, ये दो मेन प्रॉब्लम है जी। तो एक तो आती है जी वर्षा, एक तो ये प्रॉब्लम आती है, और एक आती है नदी, ये दो प्रॉब्लम आती है। मैं बताता हूँ, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्या, देखो वर्षा की बूंदें नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। किस वेग से? वर्षा की बूंदों का वेग, वर्षा की बूंदों का वेग। वर्षा की बूंदों का वेग क्या होगा जी? वर्षा की बूंदों का वेग होगा जी VR, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये वर्षा की बूंदों का वेग होगा जी, ठीक है। अब है क्या, बात समझिए, जब आदमी रुका हुआ है तो उसे वर्षा नीचे गिरती दिख रही है, नीचे गिरती दिखाई दे रही है, और जब वह चलता है VM वेग से, आदमी का वेग बता रहा हूं, वर्षा की बूंदों का VR, आदमी का वेग VM, जब वह चलता है VM वेग से तो वर्षा सामने से आती हुई दिखती है, सामने से आती हुई दिखाई देती है जी, सामने से आती हुई दिखाई देती है। तो उसको वर्षा क्या होती है जी? सामने से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या केस क्या बन रहा है, ये देखिए, वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही थी, ये वर्षा की बूंदों का वेग है जी VR, ठीक है। आदमी पहले रुका हुआ था, ये समझिए, तब वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही थी। जैसे ही आदमी आगे चला तो उसका वेग हो गया जी VM क्या आदमी का वेग है, तो उसे वर्षा सामने से आती हुई दिख रही है जी, वर्षा ऐसे सामने से आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पर। ये वर्षा की बूंदों का वेग नहीं है, ये वर्षा की बूंदों का वेग है आदमी के सापेक्ष, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो VRM क्या होगा जी? VRM तो ऐसे होगा जी VR माइनस VM, VR यानी VM को विपरीत दिशा में लाना पड़ेगा, VM विपरीत दिशा में लाओगे तो VM तो इधर आएगा जी, VM को मैं विपरीत दिशा में लाऊंगा तो VM तो यहाँ आ जाएगा जी, तो ये आएगा जी माइनस का VM, इधर प्लस VM इधर माइनस VM, तभी तो ये इन दोनों का परिमाणी हुआ, तभी तो ये इन दोनों का परिमाणी हो गया। और ये कोई कोण है जी, कोण है ये थीटा, ठीक है। VRM का परिमाण कैसे आएगा? VRM का परिमाण आएगा जी, दोनों 90 डिग्री पर हैं, VR का स्क्वायर VM का स्क्वायर A² B² प्लस 2AB कोस 90। कोस 90 को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे कोस 90 को, तो VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा कितना होगा? देखो भाई बारिश यहाँ सामने से आ रही है, यहाँ से बारिश आ रही है, तो छाता यहीं तो रखेंगे। छाता की दिशा कहाँ होती है? सामने से बारिश आ रही है तो छाता सामने रखूंगा या छाता पीछे रख दूंगा? बताऊँ ये ऐसा आप कब अनुभव कर सकते हो? ये केस कब हो सकता है? बारिश का सीजन है, प्रैक्टिस करके देखना। क्या होता है कि जब शांत मौसम हो, बिल्कुल हवा नहीं चल रही हो, तो बारिश बिल्कुल नीचे गिरती है। अब आप इसे करना मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर और कुछ नहीं हो तो खुद भाग के देखना फुल स्पीड से,
अब खुद फुल स्पीड से भागोगे तो वर्षा की बूंदें आपको सामने से आपके फेस पे आती हुई लगेगी, आपके फेस पे तेज़ी से वर्षा की बूंदें लगेगी, क्योंकि आप जब भागोगे तो वर्षा का वेग है वो आपके सामने से आएगा, क्योंकि आपके सापेक्ष वेग हो गया वो। तो अम्ब्रेला कहाँ पे रखेंगे? अम्ब्रेला कहाँ रखेंगे जी? अम्ब्रेला तो यहीं रखेंगे जी। ये लो, ये अम्ब्रेला है, छाता। बारिश की बूंदों से बचना है तो छाता ही लाना पड़ेगा, तलवार से थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, तो छाता हम यहाँ पे रखें। तो क्वेश्चन है जी छाता कहाँ पे रखें, छाता रखने की दिशा क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन है वर्षा से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए छाता ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर है। ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। छाता ऊर्ध्वाधर से किसी कोण थीटा पर रखेंगे, ऊर्ध्वाधर से किसी कोण थीटा पे रखेंगे। और कहाँ रखेंगे? हमेशा गति की दिशा में, हमेशा आदमी की गति की दिशा में, हमेशा आदमी की गति की दिशा में, आदमी की गति की दिशा में। ठीक है, तो थीटा ये तो समझ गए जी, आदमी गति की दिशा में निकालना है। तो थीटा निकालें कैसे? तो आप ऐसे निकालोगे टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा क्या है जी? लंब बटे में आधार। इस त्रिभुज में देखो लंब क्या है, लंब ये, आधार क्या है? आधार तो वी आर है भाई, बारिश तो नीचे गिर रही है, आधार तो वी आर है। तो लंब, लंब है थीटा के सामने ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन मतलब ये वी एम, वी एम बाई वी आर। तो यहाँ से आपको थीटा निकालना पड़े, तो थीटा निकालना पड़े तो आप लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स वी एम बाई वी आर। थीटा की वैल्यू आ गई जी टेंजेंट इनवर्स वी एम बाई वी आर। समझ गए जी? या ये छाता रखेंगे हम किसी कोण पर, टेंजेंट थीटा वी एम बाई वी आर। कोई भी मान दिया जा सकता है, वी एम का, वी आर का कोई मान दिया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक आदमी जब, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एक आदमी जब रुका हुआ है तो उसे वर्षा की बूंदें, ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है 5 किलोमीटर पर हावर से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। और जब आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट करता है धरातल के सापेक्ष, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट करता है धरातल के सापेक्ष, तो उसे वर्षा की बूंदें सामने से आती हुई प्रतीत होती है। तो उसे वर्षा की बूंदें सामने से आती हुई प्रतीत होती है। तो वर्षा की बूंदों का वेग आदमी के सापेक्ष बताइए। यदि आदमी पूर्व दिशा में चल रहा हो तो उसे छाता कितने कोण पे रखना पड़ेगा और किस दिशा में रखना पड़ेगा? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला ही लगेगा जी, वी आर एम, रेन का वेग मेन के सापेक्ष। ये फार्मूला क्या हो गया जी? इस फार्मूले में तो सीधा मान ही रखना है जी। किस किस का वेग है? देखो वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एम का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर। वी आर कितना है जी? 5 का स्क्वायर। वी एम कितना है जी? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ गया जी? 25 प्लस 9 वर्गमूल 34। आगे भी हल कर सकते हो इसको, वर्गमूल 34 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ गया जी वी आर एम। समझ गए हो जी? अगली बात समझिए, वर्गमूल 34 मीटर पर सेकेंड आ गया वी आर एम। अगली बात क्या है? अगली बात है कि जी कोण,
छाता का कोण पूछा गया है, तो छाता का कोण क्या आएगा, छाता का कोण आता है जी टेंजेंट थीटा। सूत्र क्या होता है बताओ, वी एम बाई वी आर, वी एम बाई वी आर। तो देखो टेंजेंट थीटा वी एम कितना है जी 3 और वी आर कितना है जी 5, टेंजेंट थीटा 3/5। तो थीटा आ जाएगा जी कितना होता है जी, टेंजेंट थीटा जब 3/5 होता है तो देखो ये 3 होता था, ये 5 होता था, ये 4 होता था, ये 37 होता था, ठीक है। लेकिन 37 और उनमें तो नहीं बनेगा क्योंकि वो 3/4 में बन सकते थे, तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जी। तो थीटा का मान आएगा जी टेंजेंट इनवर्स 3/5। और कैसे लिखना पड़ेगा, थीटा ऊर्ध्वाधर से कोण है जो आदमी किधर जा रहा है, आदमी पूर्व में जा रहा है, जो पूर्व दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की ओर है। समझ गए जी। तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं जी। तो आप अगली क्लास में आपको क्या करना है जी, अब आप स्टेज 1 पूरा सोल्व कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम स्टेज 1 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमने सापेक्ष वेग पढ़ दिया। सापेक्ष वेग की एक और छोटी सी प्रॉब्लम पढ़नी है हमें, नदी, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस पर आप क्वेश्चन करिए, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी। ओके बाय।